आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना के बाकरगंज की खबर सबसे पहले, जहां ज्वेलरी दुकान में सबसे बड़ी लूट से कारोबारियों में जबरदस्त गुस्सा है। कारोबारियों ने आज अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और बिहार एवं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने प्रशासन को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया है। लूट की ज्वेलरी को बरामद नहीं होने पर बिहार की सभी ज्वेलरी की दुकानें सोमवार तक बंद रहेंगी और कल दुकानदार अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वाले हैं। विरोध, प्रदर्शन और ये गुस्सा उस पटना पुलिस के खिलाफ है जिसके नाक के नीचे बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। शुक्रवार को बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में 15 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई। अपराधी करीब 35 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई भीषण लूट से नाराज आभूषण कारोबारियों ने डीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की गुहार लगाई। एक चीज मैं एसएसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस समय डकैती हुई उनको सूचना मिली, क्यों नहीं वायरलेस किया गया? अगर पुलिस चाह लेती तो घंटे भर के अंदर में क्रिमिनल और सामान हमारा बरामद होता। ये पुलिस की कमजोरी और लापरवाही है। बिहार पुलिस, पटना पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि व्यापारी को संरक्षण न देके क्रिमिनलों को संरक्षण देती है। बाकरगंज में लूट की घटना से कारोबारियों में दहशत है। आभूषण कारोबारी अमित कुमार अब भी उस घटना को याद कर सिहर जाते हैं। अमित का कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाकरगंज जैसी जगह पर ऐसी घटना हो जाएगी। इतनी बड़ी लूट हो, सभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाकरगंज में इतनी बड़ी घटना। आज से 20 साल पहले जरूर हुई थी इतनी बड़ी घटना, लेकिन हम लोग को समझना नहीं मिला। वहाँ तक कि वहाँ पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी इसी गुप्ता मेंशन मार्केट में। आभूषण कारोबारी गोपाल प्रसाद गुप्ता का कहना है कि अगर जरा भी भनक लग जाती कि वो लुटेरा है तो उसे पकड़ लेते। गाड़ी गिर गया, रोड वहाँ था कंजेस्टेड हो गया था, तो गाड़ी गिर गया तो लगा कोई मोबाइल चोर भाग रहा है, तो कोई इसको पब्लिक को उसको असल में अगर आप लोग दुकान से बाहर आकर देख रहे नहीं, दुकान में ग्राहक आदमी ग्राहक में लगा रहता है, लगा कुछ गिरा बाहर में। कोई लगा मोबाइल चोर है, लगता है लेके भाग रहा है, और ये लोग कस के चिल्ला देता कि डकैत है ना, तो सब पकड़ा जाता। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान में सबसे बड़ी लूट से कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आज अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। प्रशासन का जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए बंद करना पड़ता है कि हम कितने असुरक्षित हैं और इस असुरक्षित माहौल में हम व्यवसाय करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अब सवाल है कि पटना में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? पटना में लगातार लूट की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कारोबारियों को सुरक्षा देने में पुलिस नाकाम है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी की सबसे बड़ी लूटकांड को लेकर नाराज कारोबारियों से पटना प्रशासन की टीम ने मीटिंग की है और कलेक्ट्रेट में आभूषण कारोबारियों से डीएम और एसएसपी ने मीटिंग की। बैठक में सैकड़ों की संख्या में कारोबारी और डीएम, एसएसपी समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे और प्रशासन ने पुलिस के रिस्पांस टाइम पर सवाल खड़े किए गए और इसे लेकर जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके साथ लूटकांड मामले का भी जल्द खुलासा का दावा हुआ। कारोबारियों की शिकायत पर अब थाना स्तर पर हर महीने पुलिस और कारोबारियों के बीच संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हर महीने एक बैठक कराया जाए जिसमें कि व्यवसायिक वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हों और पुलिस साइड से लोग रहें और जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उसको लोग आपस में वो करते रहें। तो इसको भी हम लोगों ने कहा कि जरूर इसको कराया जाएगा। तो जो संवाद है इसको हम लोग स्थापित करेंगे, ये मुख्य रूप से सुझाव आए हैं और बाकी कड़ी कार्रवाई करने का हुआ है। मोटरसाइकिल और हथियार भी रिकवर हो गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी बाकी सारी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारी टीम्स निकल। और इधर आभूषण कारोबारियों ने भी जिला प्रशासन के आश्वासन पर संतोष जाहिर किया है।
हम लोगों को जो मिला, जो हम लोग मांग किए हुए थे, उसमें सभी मांग को उन्होंने देखा है। आर्म्स लाइसेंस की मांग किए थे, सघन गश्ती दल का मांग किए थे, और अपराधी को तुरंत पकड़कर उसके बरामदगी हो उसकी बात किए थे, और भविष्य में ऐसी कोई चूक ना हो उस पर भी बात हुई थी। पहली बार हुई है कि जब भी ऐसा कोई कांड हुआ हो और तुरंत के तुरंत जो है हम जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने तुरंत इसको फास्ट एक्शन लेकर के एक मीटिंग कॉल किया, हम लोगों को बुलाया और बात करने के लिए उन्होंने पहल की है। बिना सबसे पहले उन्हीं की तरफ से पहल आया और हम लोग ने भी उस पहल को स्वीकार किया, और उन्होंने साफ साफ बात किया, सभी लोग से एक एक बिंदु पर बात किए। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है उन पर कि ज़रूर से ज़रूर हम लोगों को इस पर रिजल्ट भी मिलेगा और हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर जेडीयू ने अब यूपी चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में इस बात का ऐलान किया। यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान होने पर देरी के लिए ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेवार ठहराया है। दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई और अब जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने वाला है। बीजेपी से गठबंधन के इंतजार में बैठे रहने के लिए ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए कि हम लोगों ने तो अधिकृत कर दिया था माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब को, और उन्होंने जो बताया और उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भरोसा दिया, उसके आधार पर उन्होंने पार्टी को सूचित किया और उसी के कारण विलंब हुआ। अब जरा 19 जनवरी को दिया गया आरसीपी सिंह का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन होने का भरोसा जताया था। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोग की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर भी चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि यूपी में दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने का कोई असर बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ने वाला। पर यह कोई पहली बार नहीं है, हमारा उनका गठबंधन 25 वर्षों से रहा है, पर उत्तर प्रदेश में कभी भी हम लोगों का गठबंधन नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी वह अलग लड़ चुके हैं विभिन्न, अभी झारखंड में भी हम लोगों ने अलग ही लड़ने का कार्य किया था। दूसरे प्रदेशों से बिहार को कोई मतलब नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्णतः एक है और बहुत मजबूती से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और दोनों ही दल एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो झारखंड हो या अरुणाचल प्रदेश। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इधर बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में यह मीटिंग हुई। मीटिंग में एमएलसी चुनाव के साथ पार्टी के अगले 6 महीनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चाएं हुई। बैठक में संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी के आगामी 6 महीने में जो कार्यक्रम होंगे उन पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया, और आज के समय की जो परिस्थितियां हैं, जो विधान परिषद के आने वाले चुनाव हैं, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई और सभी हमारे माननीय प्रदेश के नेताओं ने अपने अपने विचार दिए, जिनका पूरा संकलन करके हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। इधर बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। विधान परिषद के लिए मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी ने भी सीट की मांग कर रखी है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसते हुए सवाल खड़ा किया है। 13 सीटें हमारी विधान परिषद की जीती हुई है और पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो हमारी है,
और हम उस पर लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी। अब मुकेश सहनी जी, मांझी जी सोचे उनके साथ एनडीए के अंदर क्या हो रहा है। इस तरह से अपमान उनका बीजेपी जेडीयू मिलकर कर रही है, सत्ता की मलाई दोनों खा रही है और इनका वीआईपी और हम पार्टी को कोई नोटिस नहीं ले रही है। विधान परिषद के चुनावों में अपने साथी दलों के लिए गए निर्णय से भाजपा का असली राजनीतिक चेहरा दिखता है। साथ ही साथ भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को, विशेषकर छोटे सहयोगी दलों को, उनकी राजनीतिक जमीन भी दिखला दी है। और इधर विधान परिषद चुनाव में पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर के साथ 2 सीटों पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से आग्रह भी किया गया है। सीट है उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। विधानसभा उपचुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरने वाली कांग्रेस बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी का साथ चाहती है। उसे आरजेडी की पहल का इंतजार है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि लालू प्रसाद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। हम लोग ने देखा था उस चुनाव के बाद भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं माननीय लालू प्रसाद जी, उनका बयान देखे थे जो हम लोग का महागठबंधन कंटिन्यू कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इतने पर लड़ेगी, चिराग इतने पर लड़ेंगे, सीपीआई सीपीएम इतने लड़ेंगे, हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। वो आरजेडी में बड़े नेता हैं, अभी जब बात होगी तब उस पर निर्णय होगा। कुछ उम्मीद है गठबंधन साथ होगा, एमएलसी चुनाव में साथ रहेंगे आप लोग? अभी कहना मैंने अभी उस पर जब बात ही नहीं हुई है, उनका बयान है। मुकेश सहनी को उनकी पार्टी के विधायक का साथ नहीं मिल रहा। वीआईपी पार्टी के विधायक राजू सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के बयान का विरोध किया और कहा कि वे हमेशा से लालूवाद के खिलाफ रहे हैं। दरअसल वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद की प्रशंसा की थी और तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया था। हम लोगों का अपना बेस ही रहा है एनटीआरजेडी, उस पर चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। कई बार मुकेश सहनी ने लालूवाद की और तेजस्वी की काफ़ी तारीफ की। लगता है कि एनडीए में रहकर लालू जी और तेजस्वी जी की तारीफ करना अच्छी बात है। ये समय के साथ बातों को बदलते रहना है हम लोग की फितरत में नहीं। हो सकता है अभी उनको अच्छे लग रहे हों, पता नहीं कब मतलब उनको बुरे लग गए थे, कब अच्छे लग गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए सही नहीं है। मैं पहले अपने राष्ट्रीय नेता से बैठ करके बात करूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूँगा, उसके बाद में कुछ बोलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। छपरा में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत के बाद अभी भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और पुलिस ने कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं। छपरा सदर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस व्यक्ति का नाम है अजय सिंह। मकेर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के रहने वाले अजय सिंह के आंखों की रोशनी चली गई है। अजय सिंह का कहना है कि उन्होंने भी जनता बाजार से ही शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। परसों ड्रिंक लिया था। ड्रिंक लिए थे? हाँ। कहाँ से? जगदीशपुर बाजार से, जनता बाजार जगदीशपुर बाजार। बोतल वाले लिए थे कि पाउच वाले लिए? पाउच वाले। अच्छा, कै पाउच? 1 पाउच। अच्छा, उसी में पॉइजन मिला दिया गया था पाउच में? हाँ। कैसे मालूम कि उसमें पॉइजन मिलाया गया था? ये जब दिखना बंद हुआ तभी से तो चल गया जहाँ इसमें जहर है बोल के आदमी मरना चालू हो गया। आंखों की रोशनी मढ़ोरा के होमगार्ड जवान रविंदर गिरी की भी चली गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारण में शराब से हुई मौतों के बाद गोपालगंज प्रशासन ने भी सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन ने दियारा इलाके में सर्च अभियान चलाया हुआ है। दियारा में तो बहुत कुछ बरामदगी नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ लोग ताड़ी रखे हुए थे तो उसको हम लोग यहाँ विनष्ट किए हैं और ये लगातार छापामारी जो है वो जारी रहे।
सारण में 15 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के बाद सारण ही नहीं गोपालगंज में भी शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि ये छापेमारियां पहले क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को इंतजार था कि 15 लोगों की जान चली जाए? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां जहरीली शराब कांड को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है और शराब को लेकर पुलिस का छापेमारी अभियान जारी है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मशरक थाना इलाके में पुलिस की छापेमारी जारी है। भारी मात्रा में देसी और शराब बरामद की गई है। महुआ शराब और कई सामानों को जब्त किया गया है जो कि देसी शराब को बनाने में उपयोग में लाए जाते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो टीम है वो कोशिश कर रही है, जिसमें मशरक थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है और इस अभियान में देसी शराब बरामद किए गए और महुआ शराब और उपकरण को नष्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहरीली शराब कांड पर सवाल पूछने पर भड़क गए। ललन सिंह ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा करना सरकार का काम है, पार्टी का नहीं। अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती है। और अगली बड़ी खबर है भागलपुर से, जहां करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटा है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस हालांकि इस मामले की जांच कर रही है। हबीबपुर थाने के करोड़ी बाजार की यह घटना, जहां 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बम कहां रखा गया था, किसने रखा था, इन सभी बातों का पता पुलिस लगा रही है। करोड़ी बाजार के नया टोला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बम फटने की खबर है और 2 बच्चे इस बम फटने की जद में आए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हबीबपुर थाने के करोड़ी बाजार की यह घटना है। आशीष रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, अपडेट बताएं। आशीष, अपडेट बताएं। हेलो। हाँ आशीष, क्या खबर है, अपडेट क्या है? का इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रहा है। दोनों की को गंभीर रूप से चोटें आई है। दोनों बच्चे जब बाहर खेल रहे थे उसी दौरान जो है एक बोतल वहां से वो उठाकर लेके अपने घर में आए थे। जब इनकी मां ने कहा कि ये क्या लेकर आए हो, उसके बाद वो खाना देने के लिए बच्चों को जैसे ही अंदर गई, उसके बाद बच्चों ने उसे खेल खेल में पटक दिया, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों का इलाज अभी किया जा रहा है। वहीं सारे मामले को लेकर जो है पुलिस जो है छानबीन में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब जानिए बिहार का कोरोना अपडेट क्या कहता है। तो कोरोना के मरीजों में जो रफ्तार थी उसमें कमी आई है। 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं, स्क्रीन देखिए ध्यान से। 24 घंटे में कोरोना के 3003 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या घट गई है, ये अब 19,578 पर जाकर रुका है और 24 घंटे में 6,190 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी पटना में 24 घंटे में मिले हैं 544 नए मामले। तो ये मामला घटता जा रहा और इसे देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब आइसोलेशन सेंटर की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। पटना के तीनों आइसोलेशन सेंटर के ज्यादातर जो बेड हैं वो खाली हैं। पटना के पाटलिपुत्रा अशोका स्थित आइसोलेशन सेंटर में सिर्फ 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि यहां 150 मरीजों के रखने की क्षमता है। स्वास्थ्य कर्मियों की मुस्तैदी और आम लोगों की सतर्कता की वजह से कोविड संक्रमण की रफ्तार में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो आइसोलेशन सेंटर भी खाली नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना की अगर बात करें, 3 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, यानी पाटलिपुत्रा अशोका होटल में 150 बेड, तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 110 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। लेकिन अगर बता दें तो अभी तीनों आइसोलेशन सेंटर में 1 या 2 मरीज जो हैं एडमिट हैं, यानी धीरे धीरे अगर कहेंगे तो स्थिति जो है बेहतर होती जा रही है। जो कोविड संक्रमण है उसकी रफ्तार में पिछले 1 सप्ताह से तेजी से कमी आ रही है। अभी 4000 से नीचे जो है मरीज मिल रहे हैं रोजाना
और इसका असर आप आइसोलेशन सेंटर पर देख पा रहे हैं। ज़्यादातर जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर में एडमिट नहीं हो रहे हैं और होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। इसमें संक्रमण तो हो रहा है, लेकिन मुख्यतः सभी मरीज घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं और जो सिम्टम और साइन है वो मिनिमल है, जिसके कारण घर में ही आइसोलेट होकर मरीज अपना इलाज कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिन से लगभग ये सेंटर आपका चल रहा है। अब तक कितने मैक्सिमम मरीज कितने भर्ती हुए? अभी तक टोटल यहाँ 7 मरीज एडमिट हुए हैं, जिसमें 2 अभी मौजूद हैं, बाकी सभी डिस्चार्ज ले चुके हैं, ठीक होकर जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइसोलेशन सेंटर यूं ही खाली रहे, अस्पताल में बेड की मारामारी नहीं हो, अस्पताल में आपको भर्ती नहीं होना पड़े, तो यूं ही आप सावधानी बरतिए, यूं ही सतर्कता रखिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। और यही वजह है कि आज कोविड संक्रमण की जो बढ़ती हुई रफ्तार थी उस पर विराम लग रहा है और अब धीरे धीरे स्थिति जो है कहीं ना कहीं अब बेहतर होती जा रही है। ऐसे में जो तीसरी लहर है उसका असर बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कचहरी गेट के पास बाहर रेप और किडनैपिंग के मामले में जिस दिलशाद हुसैन की हत्या हुई थी वो मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। दिलशाद के पिता गोरखपुर में पंक्चर बनाने की दुकान चलाते थे। दिलशाद के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन लड़की वालों ने साजिश के तहत लड़के पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। दिलशाद हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया था। तारीख पर जब वो पहुंचा तो लड़की के पिता ने गोली मारकर दिलशाद की हत्या कर दी। गोली चढ़ गई। उसके बाद उसका बाप फोन किया कि मतलब अथी शादी कर लिया है तो ठीक है, लेकिन ठीक से रखना। ये लोग बात करने लगे और धीरे धीरे ये लोग अथी करके वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ से लेके दोनों के चले गए, दोनों को जेल में डाल दिए। अब दोनों को, उसको वो छुड़ा लिया, इसको हम छुड़ा लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद केस चलने लगा। अब केस में मतलब मेरा लड़का हर मतलब तारीख पर वो पहुंचने लगा और तब ये लोग प्लान बनाया है। ये आखिरी लड़की का बाप का गवाही था। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये परिजनों ने हमें मुहैया कराई है और यह तस्वीर तब की है जब इन लोगों ने शादी की थी। तो ये मामला इस तस्वीर से भी ज्यादा पुख्ता होता है कि इन्होंने विवाह किया था और विवाह से जुड़ी हुई तस्वीरें परिजनों ने उपलब्ध कराई हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर यह है कि बाइक पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट हो गई और कपड़ा दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक को पीटा है। दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई है। मोती झील मार्केट की घटना है। पुलिस ने हालांकि बीच बचाव किया, मामले को रफा दफा किया, शांत कराया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट हुई, कपड़ा दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक को पीटा है और मोती झील मार्केट की घटना है। दानापुर में ब्राउन शुगर बेचते 6 युवकों को पुलिस ने सगुना मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 4 बाइक, 4 फोन के साथ कैश भी जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को ब्राउन शुगर बेचने की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस की टीम युवाओं के पास ग्राहक बनकर पहुंची और ब्राउन शुगर बेचते उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। दानापुर थाना क्षेत्र में एक स्पेशल अभियान चलाते हुए 6 अपराध कर्मियों को दानापुर थाना की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये अपराध कर्मी जो है नारकोटिक्स ड्रग्स का खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। इसमें इन लोगों के पास से 4 बाइक्स बरामद हुई हैं, कुछ 7,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, 4 मोबाइल फ़ोन जो कि ये अपराध में इस्तेमाल करते हैं वो बरामद हुआ है और कम से कम 106 ग्राम के आसपास नारकोटिक ड्रग्स बरामद हुई है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।